हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्कैटरिंग थ्योरी। तो स्कैटरिंग थ्योरी करने की इम्पोर्टेंस क्या है? जो भी आप न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियॉन्स या फिर क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हो, ये सारा का सारा हमें स्कैटरिंग से ही पता चलता है। ठीक है, स्कैटरिंग का क्या मतलब है कि कोई भी हमारे पास मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा है, ठीक है, जिसका कोई पोटेंशियल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल होगा, और यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है। अब अगर इसका पोटेंशियल हमारा रिपल्सिव हुआ तो ये जो पार्टिकल होगा, ठीक है, ये पार्टिकल आएगा, इसके रिपल्सिव पोटेंशियल के कारण ये इससे स्कैटर कर जाएगा। तो यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा था इसके टॉप पॉइंट पे, और यहाँ से हमारा एक पार्टिकल आया और इसकी वजह से वो स्कैटर कर गया। ठीक है, तो ऐसे ही स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और हमें नए नए पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और पार्टिकल्स के बारे में पता चलता रहा। तो ये इसकी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, हालांकि क्वार्क्स आल्सो। ठीक है, क्वार्क्स का कैसे पता चलेगा? अगर हाई एनर्जी, जितनी एनर्जी आप बढ़ाते जाओगे आप और बारीक पार्टिकल्स के अंदर जाते जाओगे और उनके बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, तो बारीक का मतलब है क्वार्क्स तक जाना। तो जितने आपके एनर्जी बढ़ती जाएगी आपके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, आपके प्रोजेक्टाइल की, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हमेशा, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस पर कोशिश होती है कि हमारी एनर्जी प्रोजेक्टाइल की वो उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट लगाए जाते हैं इसी कारण से। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग थ्योरी जो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक टारगेट है, जिसको मैं यहाँ से पॉइंट से नोट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ टारगेट। अब यहाँ से एक प्लेन वेव आई, ठीक है, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिकली पढ़ना चाहते हैं इसको, हम इसे क्लासिकली नहीं पढ़ना चाहते। क्लासिकली पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ा है, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल आया और यहाँ पे आया और इसके बाद स्कैटर कर गया। सिर्फ ये होता था, दो पार्टिकल्स हैं, एक टारगेट है, एक हमारा इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल है, और ऐसे जाएगा, और अगर रिपेल करेगा इस पार्टिकल को ये, तो ये इस हिसाब से स्कैटर कर जाएगा। तो वो था क्लासिकली, लेकिन हम क्लासिकली नहीं पढ़ना चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिकली। और क्वांटम मैकेनिकली पढ़ने का मतलब है वेव्स की फॉर्म में पढ़ना, वेव फंक्शन की फॉर्म्स में पढ़ना। दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट पड़ा है। अब यहाँ से एक प्लेन वेव आई, प्लेन वेव की इक्वेशन क्या मान सकता हूँ, ई रेज़ टू पावर आयोटा k नोट डॉट आर। k नोट इज जस्ट द इंसिडेंट वेव वेक्टर। ठीक है, k नोट डॉट आर, ये हमारा जो है ये एक प्लेन वेव की इक्वेशन है। ठीक है, वेव इक्वेशन, यहाँ पे साथ में कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो प्लेन वेव यहाँ पे आ रही है इसकी तरफ, टारगेट की तरफ, तो प्लेन वेव भी बना देता हूँ मैं। तो प्लेन वेव इस तरफ चल रही है टारगेट की तरफ, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब स्कैटरिंग हमारी दो तरह की पॉसिबल है। ठीक है, दो तरह की स्कैटरिंग पॉसिबल है, आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग एंड एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग और दूसरी है एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। अगर आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग होती है तो क्या होगा? जो हमारी प्लेन वेव आई इस टारगेट के पास, कुछ वेव पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो सीधे निकल जाएंगे, जो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, कुछ होंगे ऐसे। तो ये जैसे आए वैसे चले गए, लेकिन कुछ, सारे नहीं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हर तरफ भी जाएंगे। और अगर मैं आइसोट्रोपिक की बात कर रहा हूँ, आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि ये जो हमारे पास वेव है, ये जो हमारे पास प्लेन वेव है, जब इसके पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करेगी, इस टारगेट का कोई पोटेंशियल होगा उसके रेंज में, जब, या ऐसे बोल सकते हो कि टारगेट की रेंज में जब ये इंसिडेंट वेव आएगी और आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग होगी, ठीक है, तो हमारी जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो हमारी स्कैटरिंग होगी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। पहले ये प्लेन वेव थी, अब ये स्कैटर्ड पार्टिकल्स, या फिर बोलो स्कैटर्ड वेव हमारी कैसी है, स्फेरिकली सिमेट्रिक वेव। ठीक है, तो ये हमारी स्कैटर्ड वेव होगी फॉर द केस ऑफ आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द केस फॉर आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये आपको याद पता होना चाहिए। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये है हमारी स्फेरिकली सिमेट्रिक वेव। अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक वेव है तो इसका वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं हम? इसका वेव फंक्शन लिखते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा। अब
यहाँ पे मैंने के नोड बोला था इंसिडेंट के लिए, लेकिन ये मेरा है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड की कोई डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे के नोड की जगह यहाँ के डालूंगा, डिफरेंट देन दिस, के डॉट आर। लेकिन स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का वेव फंक्शन में डिवाइड बाय आर भी आता है। ये प्लेन वेव के लिए होता है, ये स्फेरिकल के केस में होता है, स्फेरिकल वेव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि स्कैटर्ड वेव हमारी कौन सी है, स्फेरिकल है, उसके लिए ये आ गया। विथ सम कांस्टेंट ए लगा लो, चाहे यहाँ पे भी कांस्टेंट ए लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमारे केस में जो हम सिर्फ सीख रहे हैं। अब होगा क्या, हमारी एक डिटेक्टर लगा होगा, ठीक है, डिटेक्टर बहुत दूर लगा होता है, बड़ा पास नहीं लगा सकते हम टारगेट के, क्योंकि अगर मैंने यहीं पे लगा दिया, बहुत ही पास लगा दिया, तो क्या होगा, बहुत कम पार्टिकल्स उस डिटेक्टर में डिटेक्ट होंगे। इसलिए कोशिश की जाती है एक्सपेरिमेंट्स में कि डिटेक्टर को बहुत दूर लगाया जाए। तो बना तो मैं यहीं सकता हूँ, ठीक है, अब साथ वाले घर में तो नहीं लेके जा सकता, तो मान के चलो कि ये बहुत दूर है, ठीक है, तो यहीं आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये मेरा डिटेक्टर है, मान लो कि ये एक डिटेक्टर है, ऐसे एक डिटेक्टर, वैसे नाम दे रहा हूं डिटेक्टर का, बहुत दूर है ये, ठीक है। अब डिटेक्टर में हमें पार्टिकल्स डिटेक्ट करने हैं कि कितने पार्टिकल्स यहाँ पे आए। ये डिटेक्टर हमारा मूवेबल होगा, चाहे इसको यहाँ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टिकल्स कुछ आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, कुछ वापस भी जाएंगे, यहाँ पे भी आएंगे। तो स्कैटरिंग में हर तरह पे, हर जगह में हमारे पास पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, तो हमें वही नोट डाउन करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं सॉलिड एंगल का, ठीक है, सॉलिड एंगल का यूज करेंगे। तो सॉलिड एंगल है क्या, जो टारगेट के साथ, मान लो ये कुछ ऐसे है, और मान लो कि जो डिटेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल में से जितने पार्टिकल्स जा रहे हैं, इस सर्कल में से जितने पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं इस सर्कल को, ठीक है, तो ऐसे मान के चलो कि जैसे ये मेरा सर्कल है, वैसे एग्जांपल के लिए इसमें से यहां से मैंने पार्टिकल्स उठाए और यहां फेंके, ठीक है, यहां से उठाए यहां फेंके, तो कितने पार्टिकल्स सिर्फ इस सर्कल को क्रॉस करेंगे, वो वाले जो यहां से निकल के उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इस सर्कल में से जो क्रॉस कर रहे हैं उसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, और इसमें से जितने पार्टिकल्स जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे स्कैटर होने के बाद इसमें से जितने पार्टिकल्स जाएंगे वही मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस एंगल को, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो इस एंगल पे जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे, ये हमारा एक्चुअल में है क्या, क्रॉस सेक्शन। देखना कैसी डेफिनेशन बनेगी, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन का मतलब है, अगर मैं एक इस चीज की बात करूं, ठीक है, तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं, मान लो कि आप जहां से देख रहे हो, मान लो ये ऐसे पड़ा है, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, अगर मैं बोलूँ इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हो, या फिर सिंपल क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सिंपल इतना पार्ट, ये जो मेरे को दिख रहा है सिर्फ ये पार्ट, पीछे वाले पार्ट मेरे को नहीं दिख रहा है, ये पार्ट मेरे को नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन इज एक्चुअली दिस, जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक और इतना पार्ट, बस जो हमें दिख रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, सर्कल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो इसमें एक नाम आता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, जो हमें हमेशा फाइंड आउट करना होगा, और आपको क्वेश्चंस में भी आएगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं डी सिग्मा बाय डी ओमेगा से। इसका मतलब है क्रॉस सेक्शन, सिग्मा का मतलब है, ओमेगा का मतलब है इसमें सॉलिड एंगल जो बना रहा है, तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें से कितने पार्टिकल्स, इस सॉलिड एंगल में से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने पार्टिकल्स हमारे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन उसका निकालना है, ठीक है। अभी हम केस कर रहे थे आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग का, आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग का, लेकिन ये एक जनरल केस नहीं है, हमेशा आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग नहीं दिखेगी आपको, हमारे पास जनरल केस है एनाइसोट्रोपिक स्कैटरिंग का, ठीक है, ये जनरल केस है, दिस इज जस्ट अ सिंपल जनरल उस केस का एक सब पार्ट, ठीक है, लेकिन जनरल केस एनाइसोट्रोपिक स्कैटरिंग होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी जितना किया वो किया आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग के लिए।
लेकिन चाहे आइसोट्रोपिक हो चाहे एनिसोट्रोपिक हो, निकालना हमें डी सिग्मा बाई डी ओमेगा ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग की। एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग का मतलब है अब आपकी जो वेव स्कैटर करेगी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होगी। बस इतना सा ही काम है, और आपको आगे पता चलेगा कि इतने से काम ने आगे क्या क्या चेंज करती है। ये हमारा टारगेट था, ठीक है, ये जो पॉइंट था। अब मैंने बोला है एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग, इसका मतलब मेरी वेव कैसे भी हो सकती है, स्कैटर्ड वेव, मेरी स्कैटर्ड वेव कैसे भी हो सकती है, कोई भी रूप ले सकती है, स्फेयर का भी, कोई भी सर्कल का भी, कुछ भी रूप ले सकती है, मेरे को नहीं पता कैसा, ऐसे ऐसा भी, कुछ भी। ठीक है, तो स्फेयर नहीं रहा, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहा। तो अब मैं केस कर रहा हूं एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग का। इस केस में क्या है, हमारी दोबारा से एक प्लेन वेव गई, वो एक स्फेरिकल नहीं बना पाई, यहाँ से स्कैटर इसके साथ इंटरेक्ट किया, टारगेट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उसका कोई स्कैटर्ड वेव बनी, ठीक है, कोई रैंडम सी जैसे मैंने बना रखी है, वो उस रैंडम वेव जैसे वो बनी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर डायरेक्शन में पार्टिकल स्कैटर हुआ है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। लेकिन जब हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग की थी तो वो सब कुछ इक्वल दे रहा था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक स्फेयर, एक सर्कल था या फिर स्फेयर था, लेकिन यहाँ इस केस में हमारे पास इनडेफिनेट शेप है जिसे हम क्लियरली नहीं बता सकते, दिस इज द जनरल केस। तो अब इस केस में यहाँ पे कम पार्टिकल भी आ सकते हैं, ज्यादा पार्टिकल भी आ सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें निकालना क्या है, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा फॉर द केस ऑफ एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे स्कैटर्ड वेव का जो वेव फंक्शन है वो ऐसा रहना चाहिए? दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो जब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक रहा नहीं तो हम बनाएंगे क्यों? ठीक है, इस केस में एनिसोट्रोपिक केस में जो आपका वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये वाला, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ है ये थीटा और फाई के साथ डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास ये स्कैटर्ड वेव है ये थीटा एंड फाई के साथ अब डिपेंड कर रही है, जो पहले नहीं कर रही थी। अगर ये डिपेंड कर रही है तो इसके एम्पलीट्यूड में एक चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके एम्पलीट्यूड में ये तो था ही हमारे पास के डॉट आर डिवाइड बाई आर, लेकिन इसके साथ एक एम्पलीट्यूड में एक चीज ऐड हो जाएगी, वो ऐड होगी एफ ऑफ थीटा फाई, एफ ऑफ थीटा फाई, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसने एम्पलीट्यूड में ये ऐड अप कर दिया, इसकी वजह से जो ये एनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग हुई है। जब ये नहीं था तो एफ ऑफ थीटा फाई भी नहीं था, लेकिन जब ये आया तो एफ ऑफ थीटा फाई भी आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारी स्कैटर्ड वेव होगी। तो अगर सब कुछ हमें पता है तो मान के अब टोटल स्कैटर्ड वेव हमारी क्या होगी? ठीक है, साई, अगर मैं इसको नाम साई दूं या फाई दे दूं तो ये है हमारी टोटल स्कैटर्ड वेव, इसको मैं टोटल लिख देता हूँ टी से। टोटल स्कैटर्ड वेव होगी क्योंकि कुछ अनडेविएटेड वेव भी जाएगी विच इज अगेन प्लेन वेव। ठीक है, कुछ ऐसे गई, कुछ ये बन गई इंट्रैक्शन के बाद। तो ये जो थी ये अनडेविएटेड थी, इसका मतलब कुछ तो अनडेविएटेड होगी जिसे मैं फाई इंसिडेंट बोल सकता हूँ, लेकिन इसको मैं सिंपल ये नाम दे देता हूँ विद सम कांस्टेंट ई रेज़ टू पावर आयोटा के नोट डॉट आर। ये हमारी इंसिडेंट है, लेकिन स्कैटर्ड वेव में प्लस और क्या ऐड हुआ, ये वाली वेव ऐड होगी। ठीक है, ये वाली, so then we have to add some constant again, a f of theta phi e raised by iota k dot r divide by r। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैंने k डॉट डाला है तो ये डिनोट कर रहा है हमारी इंसिडेंट वेव। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट ही हमारी अनडिवेटेड गई थी कुछ पार्टिकल्स, और ये हमारे डिवेटेड वेव है या फिर एनिसोट्रोपिक्स हमारी स्कैटरिंग है उसके कारण। ठीक है, तो ये मेरी टोटल स्कैटर्ड वेव है, टोटल। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारा वेव फंक्शन टोटल का। अब आपको पेपर में जो पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, या फिर दूसरी चीज होगी एफ ऑफ थीटा फाई। दिस एफ ऑफ थीटा फाई आप लिख सकते हो इसको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और ये भी पूछा जाता है। और अगर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पता है तो आप डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 2 मिनट में निकाल सकते हो। वो कैसे? ठीक है, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। हम अब रिलेशन लिखने जा रहे हैं डी सिग्मा बाई डी ओमेगा का एफ ऑफ थीटा फाई के साथ। ठीक है, तो हम ये पूरा डिराइव नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो सकते हो जल्दी।
है ना, एमएससी में जितना कर लिया डायरेक्ट। अच्छा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, हमें ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है। दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू के, दिस इज अ स्कैटर्ड वेव वेक्टर डिवाइड बाय के नोड इनटू एफ ऑफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर, एफ ऑफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट में बनने वाला है, ठीक है। ये इसके साथ रिलेशन है, लेकिन हम मैक्सिमम जो करेंगे वो इलास्टिक स्कैटरिंग ही करेंगे, ठीक है, इन इलास्टिक नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम इलास्टिक ही करेंगे। तो फॉर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब है कोई एनर्जी लॉस नहीं होना। इसका मतलब जो के वेक्टर था इन मैग्नीट्यूड वो के नोड के बराबर ही होगा, मैं इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इलास्टिक स्कैटरिंग की मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इजीली कि डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा फाई की स्क्वायर। तो हमारा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, फॉर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, निकल जाएगी ये बात, इतनी बात तो होगी। तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ थीटा फाई है क्या, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, दिस इज अ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको सीधा याद रखनी चाहिए, एफ ऑफ थीटा फाई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बाय 2 पाई एच कट स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन, दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के डॉट आर डैश, ठीक है, साथ में यहाँ पे ई रेज टू माइनस आयोटा के डॉट आर डैश वी ऑफ आर डैश, ठीक है, और साथ में यहाँ पे फाई इंसिडेंट ऑफ आर डैश डी क्यूब आर डैश। डी क्यूब आर डैश का मतलब है जस्ट अ वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे हम डी वी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हमारा फाई इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट वेव होगी, ठीक है, प्लेन वेव होगी, जो भी वेव आपको गिवन होगी। तो लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जब हम स्कैटरिंग थ्योरी के क्वेश्चंस भी करेंगे वो हमारी प्लेन वेव ही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो के है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैटर्ड वेव का वेव वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे कैसे। अब हम इसमें करेंगे, इसमें हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन। एक्चुअल में बोर्न अप्रोक्सीमेशन है क्या, फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन है क्या। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे यहाँ पे टारगेट, एक पॉइंट टारगेट पड़ा था, जब यहाँ से हमारी वेव्स इंसिडेंट की इसके साथ, ठीक है, इसके ऊपर हमने फॉल करवाई और इसके बाद स्कैटर की, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इसका जो पोटेंशियल था, इस टारगेट की वजह से जो पोटेंशियल था वो बहुत ही वीक था, ठीक है, वेरी वीक पोटेंशियल, वेरी वीक पोटेंशियल। मतलब जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो इनमें बहुत ही कम डिस्टॉर्शन आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत कम है। अगर इसका पोटेंशियल बहुत वीक है तो ये इस इंसिडेंट वेव को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगी, हल्का सा डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो ये हमने फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन में लेके चल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल वी ऑफ आर डैश, इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही वीक है, जिसके कारण जो हमारी इंसिडेंट वेव आई, ठीक है, उसमें बहुत ही कम डिस्टॉर्शन होने के बाद हमारी वो स्कैटर्ड वेव बनेगी। तो हमारे पास जो स्कैटर्ड वेव आएगी वो भी हमारी प्लेन वेव ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो डिस्टॉर्शन हमारी प्लेन वेव में, इंसिडेंट वाली में बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये एक जस्ट उसने अप्रोक्सीमेशन लेके चली। तो अगर मेरी स्कैटर्ड वेव भी प्लेन वेव रहती है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम डिस्टॉर्शन है, मतलब प्लेन वेव ही रहेगी। अगर वो प्लेन वेव रहती है तो मेरे को अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए। इंसिडेंट वेव हमारी क्या थी, फाई इंसिडेंट, वो थी ई रेस्ट पावर आयोटा के नोड डॉट आर डैश। के नोड इसलिए क्योंकि हमारी इंसिडेंट थी, ये हमारा स्कैटर्ड पहले से लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है।
तो यहाँ पे एफ ऑफ थीटा फाई बन जाएगा माइनस म्यू बाय 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रल ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के डॉट आर डैश वी ऑफ आर डैश ई रेस्ट पावर आयोटा के नोट डॉट आर डैश डी क्यूब आर डैश इंटीग्रल में वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। डी क्यूब आर का मतलब डीवी एलिमेंट। इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस म्यू बाय 2 पाई एच कट स्क्वायर ई रेस्ट पावर आयोटा के नोट माइनस के डॉट आर डैश वी ऑफ आर डैश डी क्यूब ऑफ आर डैश। बन गया बहुत सा सिंपल सा, ठीक है। अब मैं इस के नोट माइनस के को नाम दे रहा हूं, इस वाले को मैं नाम दे रहा हूं के नोट माइनस के को क्यू, जस्ट एक वेव वेक्टर, मतलब इसके डिफरेंस को एक वेव वेक्टर डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, एक वेव वेक्टर, क्योंकि ये भी वेव वेक्टर है, ये भी, तो ये भी हमारा वेव वेक्टर होगा। एक्चुअल में अगर मैं इसे एच कट से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा मोमेंटम है इंसिडेंट बीम का, ये हमारे स्कैटर्ड बीम का मोमेंटम है। दोनों का डिफरेंस किया तो जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास यहाँ टारगेट था, एक हमारे पास इंसिडेंट बीम थी। टारगेट से स्कैटर होने के बाद बीम के पास ये वेव वेक्टर बचा, इनिशियली ये था, ठीक है। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो वो जो बच गया, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस करूं वो किसको मिल गया, इस टारगेट को। तो ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसे लगा लो, डिफरेंस हमारा इंसिडेंट में चले गया, या फिर प्रोजेक्टाइल में चले गए, या फिर प्रोजेक्टाइल से इसमें चले गया, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ये जो है ये मोमेंटम ट्रांसफर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये जस्ट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर एच कट क्यू, एच कट क्यू इज द मोमेंटम ट्रांसफर। अब तो मेरे पास ये सिंपली मेरी फॉर्म बन गई एफ ऑफ थीटा फाइव इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय 2 पाई एच कट स्क्वायर ई रेस्ट पावर आयोटा क्यू डॉट आर डैश वी ऑफ आर डैश डी क्यूब ऑफ आर डैश। तो ये भी फॉर्मूला आपके काम आने वाला है, ठीक है। वी ऑफ आर डैश आपको गिवन होगा, इस हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में पुट करने से के बाद अगर आपको ये पूछा हो, अगर तो आपको सिंपल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पूछा है तो आपने ये निकाल दिया। अगर आपसे पूछा है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बताओ, तो वो क्या है हमारे पास डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, तो वो है क्या, मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर। तो सिंपली आपको एफ ऑफ थीटा फाई निकालना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देना है, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूँ, म्यू स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एच कट की पावर 4 मोड में इंटीग्रल ई रेस पर आयोटा क्यू डॉट आर डैश वी ऑफ आर डैश डी क्यूब ऑफ आर डैश का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। ये रहा एक फॉर्म। अगर वहां पे आपके पास जो पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है तो आप इस फॉर्म को इजी फॉर्म में बना लोगे। ये एक जनरलाइज फॉर्म बोली जा सकती है, लेकिन इससे भी एक इजी फॉर्म बनाई जा सकती है जिससे क्वेश्चन सोल्व करना और आसान हो जाएगा। तो हम दूसरी फॉर्म बनाते हैं इसी फॉर्म से, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। तो उस टर्म को मैंने ऊपर लिख लिया है, ठीक है, थोड़ी अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी स्पेस बच जाएगी। ये वही टर्म है जो मैंने लिखी हुई थी अभी यहाँ पे। अब मैं मान के क्या चल रहा था, क्या बोला मैंने कि वी ऑफ आर डैश पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उस केस में मैं इस सिर्फ इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस अगर मैं सिर्फ इंटीग्रल की बात करूं तो उस केस में मैं इंटीग्रल को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ई रेस्ट पावर आयोटा क्यू डॉट आर डैश
वी ऑफ आर डैश डी क्यूब आर। स्फेरिकल के केस में, ठीक है, स्फेरिकल एलिमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव डी आर। यहाँ पे सब कुछ आर डैश में चल रहा है, तो यहाँ आर डैश स्क्वायर कर दो, डी आर डैश कर दो, ठीक है, आर डैश स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि रेडियल कंपोनेंट अलग कर लेते हैं। तो रेडियल कंपोनेंट, क्योंकि ये वॉल्यूम एलिमेंट था, रेडियल कंपोनेंट होता है 0 से इन्फिनिटी आर स्क्वायर वी ऑफ आर डैश डी आर डैश, ठीक है, आर डैश स्क्वायर ई रेस्ट पर आयोटा क्यू डॉट आर, ई रेस्ट पर आयोटा क्यू आर डैश कोस थीटा। क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो उसमें हम कोस थीटा लगा सकते हैं, दोनों में एंगल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, इनटू साइन थीटा डी थीटा, फिर इंटीग्रल, क्योंकि हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल होगा तो फाई वाला भी आएगा 0 से 2 पाई, ये थीटा था 0 से पाई, तो यहाँ पे डी फाई आएगा। सिंपली मैं इंटीग्रल की वैल्यूज लिख रहा हूँ। मेरे को पता है कि डी फाई का इंटीग्रल 0 से 2 पाई क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। बात आती है इसको, तो मैं अब इसको सोल्व करना शुरू करता हूँ। थीटा इंटीग्रल को मैं पुट करता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये मैं पुट कर रहा हूँ। कोस थीटा को अगर एक्स पुट करते हैं तो साइन थीटा, कोस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं सिर्फ इस इंटीग्रल में, तो ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो थीटा को 0 पुट करेंगे तो x आएगा 1, थीटा को पाई पुट करेंगे तो x आएगा -1। ये बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर आयोटा क्यू आर डैश इंटू एक्स, कोस थीटा की वैल्यू इज x, साइन थीटा डी थीटा विच इज माइनस डी एक्स, इस माइनस को यहाँ ले गए तो माइनस डी एक्स, तो डी एक्स विच इज ऑफ माइनस साइन। सिंपली मैं इस माइनस के हिसाब से इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो माइनस हटाओ, इसको इंटरचेंज कर दो, -1 से 1 कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू होगी ई रेज पावर आयोटा क्यू आर डैश एक्स डिवाइड बाय आयोटा क्यू आर डैश -1 से 1, सिर्फ इस इंटीग्रल की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 1 बाय आयोटा क्यू आर डैश अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट क्या है -1, तो x में हम -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 2 से, मल्टीप्लाई करूँ 2 से, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, और इस आयोटा को यहाँ ले जाऊँ तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय क्यू आर डैश इंटू साइन ऑफ क्यू आर डैश, तो ये आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। अब इस पूरे इंटीग्रल में पुट कर देंगे तो इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 2 डिवाइड बाय क्यू, क्योंकि क्यू हमारा कांस्टेंट ही है, 2 डिवाइड बाय क्यू, ये वाला इंटीग्रल विच इज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी आर डैश स्क्वायर वी ऑफ आर डैश डी आर डैश, इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये है, 2 हमने बाहर रख ही लिया, आर डैश हमें डिवाइड में रखना पड़ेगा, साइन क्यू आर डैश, साइन क्यू आर डैश, ठीक है। ये हमारी इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 2 पाई, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 2 पाई से बाहर कर दो इसको, ये हमारा इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर है, इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू ये है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो एफ ऑफ थीटा पाई बनेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ थीटा पाई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 पाई और ये 2 पाई, तो 1/2 बचेगा, क्यू आएगा, एच स्क्वायर आएगा, म्यू आएगा और माइनस आएगा, तो ये बनेगा माइनस म्यू बाय 4 पाई यहाँ 4 पाई है और नीचे 2 पाई, तो 2 मल्टीप्लाई में बचना चाहिए, तो -2 म्यू बाय
क्यू एच कट माइनस 2 म्यू बाय क्यू एच कट स्क्वायर, ठीक है। बाकी अंदर वाली चीज इंटीग्रल की यही बचेगी, आर डैश से एक ये काट दो तो बनेगा 0 से इन्फिनिटी आर डैश वी ऑफ आर डैश साइन क्यू आर डैश डी आर डैश। ये एक इंपॉर्टेंट स्फेरिकली सिमेट्रिक के केस में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मैक्सिमम 90% जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्मूला के बेस पे आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसको याद कैसे रखा था इस फॉर्मूले को, मतलब कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने क्या किया था, मैंने ये पार्ट याद रख लिया था कि इसके अंदर 4 आर डैश हैं, इसके इंटीग्रल के अंदर 4 आर डैश हैं, ठीक है। एक आर डैश ये वी ऑफ आर डैश साइन क्यू आर डैश डी आर डैश, 1 2, क्योंकि वी ऑफ आर डैश को भी मैं एक आर डैश मान के चल रहा हूँ, 1 2 3 4। तो हमें थोड़ा सा भी क्लू याद हो तो हम एकदम से फॉर्मूला लिख सकते हैं, थोड़ी चीज़ें भी याद हो तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अब कुछ भी नहीं बचा, डी थीटा बाई डी फाइव पूछते हैं, सॉरी डी सिग्मा बाय डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा विच इज एक्चुअली एफ ऑफ थीटा फाइव की मोड का स्क्वायर। तो इसके मोड का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4 म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर एच कट की पावर 4 मोड में इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी आर डैश वी ऑफ आर डैश साइन क्यू आर डैश डी आर डैश मोड का स्क्वायर। ये है हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे कैसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ये ऐसे कैसे ही याद रखना है, ठीक है। तो फाइंड आउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ई रेस्ट पावर आयोटा क्यू डॉट आर वाला फॉर्मूला जहाँ से हमने ये बनाया वो भी काम आ जाता है सोल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये जनरलाइज्ड वे आ जाएगा अगर हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल मान के चलते हैं तो, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी हमने एफ ऑफ थीटा फाइव में या डी सिग्मा बाय डी ओमेगा में हमने क्यू का नाम लिया, जब हमने क्यू का नाम लिया, क्यू क्या था के नोट माइनस के, लेकिन जब उसे एच कट से मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने नाम दे दिया एच कट क्यू को मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, एच कट से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसकी इन टर्म्स ऑफ थीटा वैल्यू क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू हमने लिखा था के नोट माइनस के इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच कट क्यू बन जाएगा मोमेंटम ट्रांसफर। अब ये जो क्यू के नोड है, के नोड की डायरेक्शन क्या है, मतलब के नोड है हमारा इंसिडेंट वेव वेक्टर, तो इंसिडेंट पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था तो हमारा ये होगा हमारा के नोड वेक्टर की डायरेक्शन। के है हमारा स्कैटर्ड वेव वेक्टर, तो स्कैटर्ड वेव हम कहाँ डिटेक्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में डिटेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब जो मेरा के वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कोई के वेक्टर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये है हमारा के नोड वेक्टर, ठीक है, एक्सटेंड किया है। अब क्यू वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, क्यू वेक्टर को ऐसे रखना चाहिए कि क्यू वेक्टर को ऐसे रखना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा। मैं लिख सकता हूं इसको के वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू के नोड वेक्टर। इसका मतलब ये और ये साइक्लिक डायरेक्शन में रहेंगे और ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इन दोनों के ऑपोजिट में, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, के वेक्टर ये है प्लस क्यू वेक्टर, ये देखो के प्लस क्यू, और ये इसके क्या है ऑपोजिट में है, ठीक है, तो ये होगा क्यू वेक्टर। तो ऐसे ही हम लिखते थे कि ये एक ऑपोजिट है के नोड वेक्टर, किसके बराबर हुआ ये ऑपोजिट वेक्टर, ये और ये साइक्लिक वाला, तो ये है हमारा के प्लस क्यू, तो एक्चुअल में ये सेम ही चीज लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये वेक्टर्स को लिखने का वे है। तो क्यू की डायरेक्शन पता लग गई, यहां पे एंगल क्या होगा थीटा, ये थीटा एंगल है के नोड एंड के बीच में, ठीक है, के नोड एंड के बीच में। अब हमें क्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अगर मैं करूं तो ये हमें क्या देगा,
क्यू स्केयर देगा। और क्यू वेक्टर एक्चुअल में है क्या, के नोट वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट के नोट वेक्टर माइनस के वेक्टर, बस कर दो मल्टीप्लाई, क्यू स्केयर आ जाएगा। के नोट को के नोट से डॉट करेंगे तो के नोट स्केयर बनेगा, के को के से डॉट करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा के स्केयर। के नोट को के से डॉट करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ के नोट डॉट के को के नोट से करेंगे तो माइनस ऑफ के डॉट के नोट। ठीक है, के नोड अगर डॉट प्रोडक्ट में हो, ठीक है, जैसे के नोड और के, तो ये डिपेंड नहीं करता कि के नोड पहले आएगा कि के पहले आएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ के नोड की स्क्वायर प्लस के की स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स के नोड डॉट के। दोनों के बीच में मैं एंगल मान के चल रहा हूँ थीटा, तो ये डॉट हटाऊंगा और यहाँ पे थीटा लगा दूंगा। एक्चुअल में ये था, तो अभी क्या लिखूंगा, के नोट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के नोट के कोज ऑफ थीटा। दूसरी चीज, फॉर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, हम इलास्टिक स्कैटरिंग ही पढ़ रहे हैं बड़ी देर से। फॉर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, जहां पे हमारा मैग्नीट्यूड में के नोट और मैग्नीट्यूड में के इक्वल रहेंगे, उस केस में मैं लिख सकता हूं कि के नोट इज एक्चुअली इक्वल टू के इज एक्चुअली, मतलब ये दोनों इक्वल है, के नोट और के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे हर के को के नोट को भी के में चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा ये बनेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स के स्क्वायर बनेगा, तो बनेगा 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ये बनेगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी पता है, एक कॉज ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, तो यहाँ पे मतलब 2 नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ 2 नहीं आएगा तो यहाँ हाफ हो जाएगा। तो मेथड है, यहाँ से साइन मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा की वैल्यू, तो ये बनेगा 2 के स्क्वायर 1 माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से मेरा क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं इनडायरेक्टली, वैसे इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्यू को 2 के साइन थीटा बाय 2। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ क्यू विद थीटा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 के साइन थीटा बाय 2। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल वेव एनालिसिस। ठीक है, पार्शियल वेव, पार्शियल वेव एनालिसिस एक्चुअल में हमने जितना भी किया, मतलब जो भी हमने फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन लगाई, उसमें हमने सिर्फ ये बोला कि जो हमारा बोर्न अप्रोक्सीमेशन है उसमें सिर्फ पोटेंशियल वीक होना चाहिए, तभी हम बोर्न की अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वे एक लिमिट लगा दी हमने पोटेंशियल की स्ट्रेंथ पे कि वो वीक होना चाहिए, तभी एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू वो रहेगी जो गिवन है। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी हो, उसके लिए आंसर क्या होगा, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेंथ डिफरेंट हो, मतलब रेदर देन वीक। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ यही किया है कि बोर्न अप्रोक्सीमेशन लगा दो, लेकिन अगर पोटेंशियल की स्ट्रेंथ कुछ भी हुई, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हुई, ठीक है, उस केस में एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम यहाँ पे भी एक इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करेंगे। ठीक है, पार्शियल वेव में एनालिसिस में इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करेंगे।
दूसरा हम यहाँ पे जो एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो ये हम दोनों चीज़ें एज्यूम करके ही चलेंगे कि इलास्टिक वेव, इलास्टिक स्कैटरिंग है, और दूसरा हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो ये दोनों एजम्पशंस हमारे साथ चलेंगी, तभी हम एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको ड्राइव नहीं करना है, आपको एफ ऑफ थीटा फाई की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम थीटा फाई की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंगल थीटा की बात करेंगे, एफ ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हम फेज शिफ्ट की फॉर्म में एफ ऑफ थीटा को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फेज शिफ्ट की फॉर्म में। तो एफ ऑफ थीटा आपको यहाँ याद रखना है, विच इज 1/k समेशन एल 0 से इंफिनिटी 2l + 1। एल हमारा एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो एल की वैल्यू 0 होगी, मतलब एस स्टेट 1 होगी, मतलब पी स्टेट में वही वाला एल है। ई रेस्ट पर आयोटा डेल्टा है साइन डेल्टा है पी एल कोस थीटा, पी एल ऑफ कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये डेल्टा एल है ये हमारा फेज शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता होता है कि पी एल की वैल्यू 0 पुट कर दो तो पी 0 कोस थीटा इज 1। ठीक है, पी 0 कोस थीटा इज 1। ऐसे ही पी 1 कोस थीटा इज कोस थीटा। ये हम फंक्शंस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हम टोटल स्कैटरिंग की बात करेंगे। ठीक है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये हमारा क्या था, पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड। इसको हम नाम देंगे पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड, पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड। जब पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद आपको सिंपल टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हमें इसमें डी सिग्मा में डी ओमेगा नहीं पूछा होगा, तो अगर वो पूछा भी होगा तो आपने एक बार एफ ऑफ थीटा निकालना है और उसका मोड का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी डिफरेंट क्या है, इसी से आती है। ठीक है, लेकिन हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अलग बात है। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होगा वो एक्चुअल में लिखने का वे क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विच इज डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इंटीग्रल डी ओमेगा। तो ऑब्वियस ही बात है हमें सिग्मा ही मिलेगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ही मिलेगी। ठीक है, तो जब हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4π/k² समेशन l इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी 2l + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा है। तो these both are the most important formulas, total scattering cross section and f of theta, partial wave amplitude। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ फेज शिफ्ट हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फेज शिफ्ट एंड एंगुलर मोमेंटम आल्सो एल। ठीक है, इसी में एक थ्योरम आती है ऑप्टिकल थ्योरम। ठीक है, ऑप्टिकल थ्योरम। तो इसको सबसे टॉप पॉइंट पे लिख लेते हैं एफ ऑफ थीटा को, विच इज 1/k 0 to infinity 2l + 1 e raised पर आयोटा डेल्टा है पी एल ऑफ कोस थीटा। साइन डेल्टा एल भी था तो कोई टर्म छोड़नी नहीं है, साइन डेल्टा एल पी एल ऑफ कोस थीटा। इसको यहीं लिखा रहने देते हैं। अब मैंने नाम बोला है ऑप्टिकल थ्योरम। ठीक है, ऑप्टिकल थ्योरम। ऑप्टिकल थ्योरम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थीटा को आपको 0 पुट करना है।
बस, ठीक है। थीटा को 0 पुट करना है, तो अगर मैं थीटा को 0 पुट करूं तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/k 0 से इन्फिनिटी 2l + 1 e raised by iota delta l sin delta l. Now we know PL of cos of 0 this is also equals to 1, ठीक है, ये भी 1 के ही बराबर होता है। मतलब सिंपली क्या बोल रहा हूँ, PL of 1, क्योंकि cos 0 is 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो हमारे पास सिंपल ये बचेगा, जब हम थीटा में 0 पुट कर देंगे उसके बाद हमारे पास ये बचेगा। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ कोस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में, तो ये बनेगा 1/k समेशन 0 से इन्फिनिटी 2l + 1 कोस डेल्टा l प्लस आयोटा साइन डेल्टा l इंटू साइन डेल्टा l जो बाहर था, इसको मैं लिख सकता हूं 1/k 2l + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोस डेल्टा l साइन डेल्टा l प्लस आयोटा साइन स्क्वायर डेल्टा l। ये हमारा सिग्मा टोटल था। अगर मैं, ये मेरा एफ ऑफ 0 आया, अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ 0 का इमेजिनरी पार्ट उठाओ, तो आप क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 1/k 2l + 1। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उठाओ, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर डेल्टा l। तो वी आर डन, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ 0 है। इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो सिग्मा का इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ 0 के साथ क्या रिलेशन बनेगा, वही ऑप्टिकल थ्योरम है, ठीक है। टोटल स्कैटरिंग वेव, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का इसके साथ क्या हमारा रिलेशन बनेगा, वो क्या होगा, ऑप्टिकल थ्योरम। तो यहां से मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अरेंजमेंट क्या है, इस के को मैं यहां लेके जा रहा हूं, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सिंपल अरेंजमेंट की है। इसका मतलब इस समीशन से लेके यहाँ तक की वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब इस समीशन से लेके यहाँ तक की वैल्यू को मैं k टाइम्स इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ 0 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कंपेयर करके सिंपल लिख सकता हूँ, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 4π/k²। इस समीशन की वैल्यू क्या है, k टाइम्स इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ 0, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारा ये आंसर होगा, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू 4π/k इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ 0। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल थ्योरम इन केस ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और पार्ट कर लेते हैं, एक और टॉपिक कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये स्कैटरिंग के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा और मजा आएगा।